बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट जो कि बेसिकली गैट का एब्रीविएशन है, हम इसका जो मैथ का पोर्शन है उसको स्टडी करते हैं। और ये जो बेसिकली एनटीएस से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हायर मैथमेटिक्स यूज होता है। और इसमें हम जो कंटेंट्स कवर करेंगे उनमें सबसे पहले हम वेरिएशन को देखेंगे, वेरिएशन क्या चीज है, और उसमें डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन ये किस तरह से जो अप्लाई होती हैं। सेकंड चीज आती है इसमें लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद हम देखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जब एक से ज्यादा इक्वेशंस आ जाती हैं और उनको हम साइमल्टेनियसली किस तरह सॉल्व करते हैं, वो भी इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद आएगा एक्सपोनेंट्स, देन एक्सपोनेंट के बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर उसके बाद आएगा रूट्स एंड फैक्टरिंग, देन रूट्स एंड रेडिकल्स। रेडिकल्स मीन जो स्क्वायर रूट के अंदर आता है। फिर उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीखेंगे वो फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, यानी अगर हमारे पास किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट लेना है तो वो किस तरह से लेंगे वो हम सीखेंगे। फिर उसके बाद हम फैक्टरिंग एंड अलजेब्रिक फ्रैक्शंस ये हम स्टडी करेंगे, जो कि इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक होगा। तो अब हम इन कंटेंट्स को बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर में जो हमने स्टडी करना है वो है वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स कि जब एक चीज में कोई इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उससे दूसरी चीज पर क्या असर पड़ता है वो हमने चेक करना है। उसको हम कहते हैं बेसिकली वेरिएशन, यानी वेरी होना। तो इसमें जो हमने बात की डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स की, तो डायरेक्ट वेरिएशन बेसिकली क्या चीज है? टू क्वांटिटीज आर सेड टू वेरी डायरेक्टली इफ दे चेंज इन द सेम डायरेक्शन एज वन इंक्रीजेस अदर इंक्रीजेस। यानी अगर कोई हमारे पास क्वांटिटीज है दो, लेट सपोज एक क्वांटिटी ए है दूसरी बी है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो डायरेक्ट वेरिएशन में बी भी इंक्रीज करेगी, यानी इन दोनों की जो चेंज होने की डायरेक्शन है वो सेम है, एक ही डायरेक्शन में ये चेंज होंगे। मींस कि दोनों या इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और इसके लिए जो हिंट है, जो हमने अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो उसकी जो बेसिकली हम हिंट अप्लाई करते हैं उसमें वो क्या है? वेन एवर टू क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली यू कैन फाइंड अ मिसिंग टर्म बाय सेटिंग अप अ प्रोपोर्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये प्रोपोर्शन वाली। जब भी हमारे पास दो क्वांटिटीज डायरेक्टली वेरी करेंगी तो हम जो उसमें मिसिंग चीज हमसे पूछी गई होगी हम उसको किस तरह से निकाल सकते हैं, ये प्रोपोर्शन वाली जो चीज है ये अप्लाई करेंगे हम। यानी कि जो वो हमारे पास क्वांटिटीज होंगी उनको हम प्रोपोर्शन में लिख लेंगे। वो किस तरह लिखेंगे वो भी हम देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ एवर बी वेरी केयरफुल टू कंपेयर द सेम यूनिट्स इन द सेम ऑर्डर ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वल साइड। सेम यूनिट्स होने चाहिए जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरिजन करते हैं हमारे पास सेम यूनिट्स होने चाहिए और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। और ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वल साइड मींस के जो दरमियान में इक्वालिटी होगी, इस तरह से लेट्स सपोज हमने प्रोपोर्शन में चीज लिखनी है तो वो सेम ऑर्डर में होनी चाहिए और वो सेम यूनिट्स के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, और जो इधर है इसी तरह ये इधर भी होना चाहिए। तो ये भी हिंट है डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एग्जांपल नंबर 1 है इस हवाले से, इफ अ ट्रक कैन कैरी m pounds of coal, how many trucks are needed to carry p pounds of coal? इस तरह की हमारे पास जब एग्जांपल आएगी जिसमें ये बताई गई होगी पहली चीज, इफ अ ट्रक यानी एक ट्रक है और वो m pounds of coal कैरी कर सकता है। गौर करें, वन ट्रक और वो कितना कैरी करता है? कोल, m pound कोल को कैरी करता है। अब उसने हमसे पूछा कि कितने ट्रक हों जो कि p पाउंड को कैरी कर सकेंगे, ये हमने उसको बताना है। तो जब इस तरह की हमें कंडीशन गिवन होगी जिसमें पहले वो बता देगा कि अगर इतने हो तो वो इतने करेंगे, और उसके बाद वो पूछता है कि कितने होने चाहिए जो इतनों को करेंगे कैरी, तो उसके लिए हमारी डायरेक्ट वेरिएशन अप्लाई हो रही है। गौर करें कैसे। अब जो इसमें ट्रक की बात की कि जब एक ट्रक था तो m पाउंड्स को वो m पाउंड्स ऑफ कोल को कैरी कर रहा था, और उसने पूछा कि अब कितने ट्रक्स होंगे जो p पाउंड्स को, अब हमें नहीं पता p कितने हैं, तो इसलिए जो इसमें वेरिएशन आ रहा है उसमें एक किस्म का डायरेक्ट वेरिएशन आ रहा है। जो पहला सेंटेंस था इफ अ ट्रक कैन कैरी m पाउंड्स ऑफ कोल, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, वन ट्रक
गौर करें, अ ट्रक मीन्स एक ट्रक है और वो m पाउंड्स को कैरी करता है, तो इसकी प्रोपोर्शन हम किस तरह से बनाएंगे? 1, ये होगा 1 ट्रक डिवाइडेड बाय m पाउंड्स, ये एक प्रोपोर्शन बन गई। अब दूसरी प्रोपोर्शन किस तरह बनेगी? हाउ मेनी ट्रक्स आर नीडेड टू कैरी p पाउंड्स। अब इसमें हमें जो ट्रक्स थे वो नहीं बताए, वो हमसे पूछे गए हैं और उसको हम डिवाइड करेंगे p पाउंड्स के साथ। तो बेसिकली ये बनेगी इसकी प्रोपोर्शन की जो इक्वेशन है इस तरह से। और इसको अब सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे। और वो किस तरह से, अगर हम ये जो क्वेश्चन मार्क है बेसिकली ये हमें मेजर करना है। हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये x है, इसको हम x सपोज कर लेते हैं, लेट्स सपोज कि ये x है। तो x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये p इसके नीचे डिवाइड में है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जो इक्वल टू जो लेफ्ट साइड है। तो क्या होगा? p डिवाइडेड बाय m। तो हमारे पास जो x है वो बराबर होना चाहिए p डिवाइडेड बाय m। तो इतने ट्रक्स अगर होंगे तो तब वो p पाउंड्स ऑफ कोल को कैरी कर सकेंगे। अब गौर करें कि प्रोपोर्शन का जो एक एडवांटेज है वो ये है कि हम इसको 1/m भी कर सकते हैं जिस तरह हमने किया है। अगर हम इन दोनों को सेम जो दो ये इक्वल टू के दो साइड्स पर ये हैं प्रोपोर्शंस, इन दोनों को अगर हम इकट्ठे उल्ट कर लें तभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर के ऊपर। कहने का मतलब है कि जो पहले हमने ट्रक को कंसीडर किया प्रोपोर्शन की अपर साइड पर और जो बाद में पाउंड्स थे उनको हमने डिनोमिनेटर में कंसीडर किया। अगर हम इसको इस तरह से कंसीडर कर लें कि कोल की बात जो पाउंड्स थे m पाउंड्स, उसको अगर हम ऊपर लिख लें और ट्रक्स को नीचे मेंशन कर लें तो फिर भी आंसर सेम आएगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला सेंटेंस ये था कि एक ट्रक है और m पाउंड्स हैं, तो हमने पाउंड्स अब ऊपर कर लिए और ट्रक्स नीचे। इसी तरह इधर भी पाउंड्स ऊपर होंगे तो वो p पाउंड्स थे और इधर ट्रक्स हमने मेजर करने हैं, लेट्स सपोज वो x हैं। यहां से भी अगर हम x निकालें तो वो क्या निकलेगा? x इक्वल टू ये x यहां पर डिनोमिनेटर में है, इधर आके ये ऊपर आ जाएगा और ये m इसकी जगह पे चला जाएगा, तो p ओवर m। अब गौर करें यहां से क्या आंसर आ रहा था? x का आंसर था p बाय m और यहां पर भी x p बाय m। तो प्रोपोर्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम दोनों की प्रोपोर्शन को सेम उनको करेक्ट करेंगे। इसके लिए अगर हम एक और सिंपल एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं और वो एग्जांपल है इफ अ 2 ounce पैकेज ऑफ पीनट्स कॉस्ट 20 cents, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ पाउंड ऑफ पीनट्स। अब गौर करें ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी जो वेरिएशन है वो डायरेक्ट नजर आ रही है। उसने बताया कि जो 2 ounce पैकेज है वो उसने बता दिया उसकी जो कॉस्ट है वो है 20 cents। अब उसने पूछा कि कितनी कॉस्ट होगी अ पाउंड। अ पाउंड मीन्स अ मीन्स 1, अ पाउंड इज इक्वल टू इसकी कॉस्ट उसने पूछी है, कॉस्ट कितनी होगी। तो ये भी वो चीज जिससे हमने पहले इसका किया डायरेक्ट वेरिएशन वाला। इसमें हम गौर करें तो 2 ounce का जिक्र हुआ और उसके बाद इसके सेंट्स का जिक्र हो गया। तो 2 ounce मीन्स 2 डिवाइडेड बाय दूसरी चीज है प्राइस, जो सेंट्स है इसकी जो कॉस्ट है। तो 2 ounce डिवाइडेड बाय 20 cents, इसको हमने इस तरह प्रोपोर्शन में लिख लिया, यानी जो पहली टर्म थी वो 2 थी, दूसरी 20 है। तो 2 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू, यहां पर भी यही चीज होगी, इसमें भी पाउंड जो है क्योंकि यहां पर हमने आउंस या पाउंड। अब गौर करें इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है आउंस और पाउंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां पर एक नोट है 1 पाउंड होता है वो बराबर होता है 16 ounces के, ये हमें पता है। अब क्या करेंगे हम 1 पाउंड की जगह 16 ounce भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर बात उसने 16 ounce की है। तो अब हम पाउंड की जिक्र नहीं करते। यहां पर उसने बताया कि अ पाउंड ऑफ पीनट्स, यानी इधर था 2 ounce और ये 20, यहां पर उसने कह दिया 1 पाउंड डिवाइडेड बाय हाउ मनी। तो लेट्स सपोज x हम कह लेते हैं कि वो उसकी कॉस्ट x है। अब ये 1 बेसिकली क्या था? पाउंड, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे आउंस में और वो क्या आ जाएगा? वो बराबर आ जाएगा 16 के। 1 पाउंड इज इक्वल टू 16 ounces, तो वो 16 डिवाइडेड बाय x आ गया। अगर हम फर्दर देखें अब इसकी प्रोपोर्शन इसके बराबर आ गई, तो x हमने निकालना है, x इधर आ जाएगा और 2x की जगह पे चला जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 20 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा 10 के साथ, और 10 इंटू 16 160। तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो 160 आ जाएगी। अब ये हमने इसको बतानी थी। क्या किया हमने पहले दो चीजों को आपस में प्रोपोर्शन में लिख लिया, इसी तरह हमने इसी ऑर्डर में दूसरी चीज भी प्रोपोर्शन में लिखनी है जो दूसरे सेंटेंस में आ रही है। और इसमें भी अगर हम
20 का जिक्र पहले कर लें, यानी कॉस्ट का जिक्र ऊपर कर लें और आउंस का जिक्र नीचे कर लें, तो इससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि हमने एग्जांपल 1 में देखा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक था वेरिएशन के वाले से, वो था इनवर्स वेरिएशन। टू क्वांटिटीज आर सेड टू वेरी इनवर्सली इफ दे चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एज वन इंक्रीजेस अदर डिक्रीजेस। ए और बी, लेट्स सपोज दो क्वांटिटीज हैं, अगर ए इंक्रीज करता है, इंक्रीज मीन्स के इसकी डायरेक्शन इस तरह है, तो बी डिक्रीज करेगा। ये बेसिकली क्या बता रहा है कि इनकी डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, चेंज होने की डायरेक्शन। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे कि ये इनवर्स वेरिएशन इसके ऊपर अप्लाई हुई है ए और बी के ऊपर। इसका भी हिंट है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और वो क्या, वेन एवर टू क्वांटिटीज वेरी इनवर्सली you can find a missing term by using multiplication. Multiply first quantity by the second and set the product equal. जिस तरह हमने डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी तरह इनवर्स का क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसमें हम प्रोपोर्शन में लिखते थे डायरेक्ट वेरिएशन में, और इनवर्स वेरिएशन में हम किस में लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन की सूरत में। हमने क्या किया, पहले हमने इसको इस तरह से लिखा था प्रोपोर्शन की सूरत में, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, लेकिन इनवर्स के केस में ये होगा समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग। इसमें हम डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वल टू इसी तरह यहां पर भी जो दो चीजें होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसमें और उसमें डिफरेंस सिर्फ ये वाला साइन का है, उसमें था डिवाइड के नीचे और इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करके दोनों आएंगी। तो ये इसका एक हिंट है इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, इफ अ केस ऑफ कैट फूड फीड 5 cats for 4 days, हाउ लॉन्ग वुड इट फीड 8 cats। अब वो उसने बताया कि एक कैट है और वो फीड करती है 5 cats को for 4 days, हाउ लॉन्ग वुड इट फीड 8 cats। अब इसमें भी अगर हम गौर करें तो 3 चीजें गिवन है और एक चीज हमने निकालनी है, और हमें पता है हम इसके लिए मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए भी हम ऑर्डर जिस तरह पहले हमने किया था उसी तरह हम इसके ऊपर भी ऑर्डर अप्लाई करेंगे। अब गौर करें, कैट्स अगर पहले हैं, पहले कैट्स हैं और फिर डेज हैं, तो 5 cats मल्टीप्लाई बाय 4 days इक्वल टू हाउ मेनी कैट्स सेकेंड टाइम, वो है 8 cats, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मीन्स कि इसमें टाइम उसने पूछा या डेज पूछे हैं, तो वो हम लेट सपोज एक्स कर लेते हैं। हमने ऑर्डर का सेम रखना है, अगर पहले कैट्स हैं तो यहां पर भी पहले कैट्स आएंगी, और इधर क्या होगा, यहां पर डेज है तो ये भी डेज। अब हमने निकालना क्या है, हाउ मेनी डेज, एक्स। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 into 4 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 4 1 4 2, एंड 5 डिवाइडेड बाय 2 इज 2.5 और 2 1 by 2, 2.5 भी इसका मतलब भी यही है 2.5 और ये 2.5, तो चाहे पॉइंट या डेसिमल फॉर्म में आ जाए तब भी हमारा आंसर ये 2.5 है। और अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 into 1 by 2। तो ये बेसिकली एक्स है, हाउ मेनी डेज या हाउ लॉन्ग, तो 2.5 डेज तक वो फीड कर सकती है 8 कैट्स को। तो इस तरह से हम इनवर्स वेरिएशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस मल्टीप्लिकेशन साइन। और इसके हवाले से एक और एग्जांपल इनवर्स वेरिएशन की, इफ एक्स मैन कैन डू अ जॉब इन एच डेज, हाउ लॉन्ग वुड वाई मैन टेक टू डू द सेम जॉब। अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये इनवर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन है या डायरेक्ट वेरिएशन वाला। तो अगर एक चीज के इंक्रीज करने से दूसरी चीज इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब है इसमें डायरेक्ट वेरिएशन अप्लाई हो रही है। और अगर हम एक चीज को इंक्रीज करके और दूसरी चीज को गौर करते हैं, अगर वो डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है यहां पर इनवर्स वेरिएशन अप्लाई होगी, और उसका मेथड हमें पता लग गया। तो ऐसे सवाल में जिस तरह ये एग्जांपल 2 है, इफ एक्स मैन कैन डू अ जॉब इन एच डेज, लेट सपोज एक्स मैन है और वो वर्क करते हैं एच डेज में। गौर करें, एक्स मैन और डेज है एच, तो वो आप पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग वुड वाई मैन, मैन उसने बता दी है, वाई मैन है और वो सेम जो टास्क है, सेम जॉब है, उसको कितने मीन्स के वो एच ही है, पहले एक्स मैन थे वो एच डेज के लिए वर्क करते हैं, या वो अपने जो काम है वो एच डेज में कंप्लीट करते हैं। अब उसने कहा है कि अगर वाई मैन हो तो वो सेम जॉब जो थी जो एक्स कर रहा था,
वो कितने टाइम में करेगी। तो गौर करें, अगर मेन एक्स है और जॉब फिक्स है, अगर हम मेन बढ़ा देंगे, मेन बढ़ाने से क्या होगा, उस जॉब के लिए जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी। तो इसमें फिर क्या चीज अप्लाई हो रही है, इनवर्स वेरिएशन, यानी एक चीज को अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज जो है रिजल्टेंट जो होगा वो कम हो जाएगा। तो मेन को बढ़ाने से जॉब को करने का टाइम कम हो जाएगा, तो इसलिए ये इनवर्स वेरिएशन है। तो इसमें भी हम सेम अप्लाई करेंगे। क्या होगा इसके लिए, एक्स मेन थे, लेट सपोज एक्स मेन है और मल्टीप्लाई एच, क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है, इज इक्वल टू वाई इंटू समथिंग। लेट सपोज ये जो जॉब है वो क्या है, वो हमें निकालनी है। तो ये निकालनी है हमने, ये बराबर किसकी आ जाएगी, एक्स इंटू एच डिवाइडेड बाय वाई। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन वाले क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंटी टेस्ट के वाले से, उनके ऊपर हमने जस्ट एक टेक्निक अप्लाई करनी है। पहले हमने जज ये करना है कि क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स, उसके बाद हम उसके ऊपर ये फॉर्मूला या ये जो टेक्निक है ये अप्लाई करेंगे।